ये चीज़ें तो बहुत से लोग जो है ओपनली कर रहे हैं, इससे बड़े लेवल पर कर रहे हैं। तो बात ये है कि इसको क्यों टारगेट किया गया? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसको ही क्यों टारगेट किया गया? और इस तरीके से क्यों टारगेट किया गया? इस तरह तज़लील क्यों की गई? वो इन्होंने समझा कि उसको जैसे ही हम टारगेट करेंगे, उसको डराएँगे, धमकाएँगे, तो वो फ़ौरी तौर पे जो है ना हमें रकम निकाल के दे देगा। तो बात ये है कि अब डकी भाई के साथ ये जो कुछ हुआ, इसमें 2 जो है ना मैं कहूँगा कि फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि जिन्होंने ये घिनौनी साजिश रची और इसके खिलाफ जो है ना डकी भाई के खिलाफ इस तरह का ये मुकदमा बनाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाकर और उससे रकम बटोरी गई। और दूसरी तरफ दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि दूसरी तरफ से जो हमारे इंटेलिजेंस के एजेंट है वो आता है और वो डकी भाई की हेल्प करता है और मुकम्मल तौर पर जो है ना उस केस में अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि उस इदारे का नाम लेकर जो है ना डकी भाई को लूटा जा रहा था, तो जिसकी वजह से उस इदारे ने अपना नुमाइंदा, अपना एजेंट जो है वो उस काम के लिए मुख्तस किया होता है और वो अपनी ड्यूटी से अंजाम देता है। जो है ना कंक्लूसिवली जो है ना कम्प्रिहेंसिवली एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, आखिर इसका सबब क्या था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच जाएँ और आप जो है वो मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये वीडियो है डकी भाई के हवाले से। डकी भाई जो कि 100 दिन की जेल काटने के बाद रिहा हो चुका है और उसने पहला व्लॉग अपना 52 मिनट्स का कल ही अपलोड किया है, जिसमें उसने तमाम अपना वाक़या बताया है और तमाम जो सूरत-ए-हाल उसके साथ जो गुज़री है, आप बीती, उसने वो सुनाई है और जेल में किस तरह जो है उसने सज़ा जो है वो काटी है, 100 दिन तक वो कैद रहा है। तो ये तमाम जो उसके साथ ये सूरत-ए-हाल बनी, उसकी जो तमाम हकीकत है उसने वो बयान की है। उसमें जो 2 चीज़ें जो है ना मैं आपके सामने रखूँगा, उसका जो रिज़ल्ट मैंने निकाला है 2 चीज़ें, कि एक तो है बुराई और एक है अच्छाई। जिस तरह उसको शिकार किया गया, उसको जो है ना टारगेट किया डकी भाई को और उससे जो है ना उसको ऑफलोड किया गया एयरपोर्ट से और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जो है ना वो मतलब कि तशद्दुद करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी और उसको जो है ना बिला वजह उसको थप्पड़ मारे गए और उससे जो है ना वो उसकी तज़हीक की गई और वीडियो कॉल पर किसी बच्चे के सामने जो है ना उसकी तज़हीक की गई और बच्चे से कहा गया कि इसको गालियाँ दो। गंदी-गंदी माँ-बहन की गालियाँ दी गई और उसकी तज़हीक की गई, तज़लील की गई और बच्चे को कहा गया अफ़सर की तरफ से कि आइंदा तो तुम इसका व्लॉग नहीं देखोगे। तो उसने कहा जी नहीं देखूँगा। तो बात ये है कि ये जो डकी भाई के साथ ये वाक़या हुआ और डकी भाई को टारगेट किया गया, ये एक मैं समझता हूँ कि मख़सूस जो है ना ये किसी फ़र्द की फ़रमाइश पर या किसी की मंशा पर जो है ना ये किया गया है और इसका जो मकसद है ना वो डकी भाई की तज़लील करना, उसको परेशान करना और उसकी जो है ना उसको डिग्रेड करना था। और दूसरा उस हवाले से जो वो काम कर रहा है, व्लॉगिंग वग़ैरह कर रहा है और उस हवाले से भी उसको जो है ना वो मुतासिर करना है कि ये काम ना करे। तो बात ये है कि देखें, अब वो व्लॉगिंग में क्या करता है, क्या नहीं करता, वो आई थिंक मैं अगर खुद भी ये अपनी इस पे कोई राय देना चाहूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि डकी भाई दूसरे व्लॉगर से हज़ार दर्जे बेहतर है। कम से कम ये अपनी माँ-बहनों को नचाता तो नहीं है ना अपने व्लॉग में। ये थोड़ा बहुत अगर वो अपनी बीवी से कोई उसमें बात करता है या उसको दिखाता है, तो वो सिर्फ़ उस हद तक है। मैं उसको भी जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा कि उसको ये करना चाहिए। लेकिन ये है कि उससे पहले भी जो है ना वो गेमिंग जो है करता था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके अलावा रोस्टिंग वगैरह करता था। तो वो एक जो है ना वो मोहताज नहीं है इस तरह की जो है ना अपनी फीमेल्स को किसी को दिखाने का। वो वैसे देखें वो एक एंटरटेनर है, आप तो उसको जस्ट एक एंटरटेनर के तौर पर जो है ना ले सकते हैं कि किसी के पास अगर फ़ज़ूल टाइम है ना अपना कोई वो काम नहीं है करने को, तो चलो वो इसकी वीडियो देखकर जो है ना टाइम अपना वेस्ट कर सकता है। मैं इसको ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इनसे कोई हासिल तो नहीं होता। बाकी ये है कि बात एक ये कि देखिए एक शरीफ आदमी जिसका कोई जो है ना ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई वो इस तरह के जो है ना मज़बूत बैकग्राउंड नहीं है और उसका किसी माफ़िया से और इस तरह के जो है ना उसका सोशल सर्कल नहीं है, किसी से इतना ताल्लुक नहीं है, तो उसको ख़ास तौर पर इस तरह टारगेट किया जाना और उसकी तज़लील किया जाना और उससे पैसों की डिमांड करना, ये वाक़ई बहुत शर्मनाक है और ये एक हमारे सिस्टम पर जो है ना सवालिया निशान है कि हमारे सिस्टम में काली भेड़ें जो है ना वो इतने बड़े लेवल पर भी मौजूद है कि जिनका काम तो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करना है, जो लोग जराइम कर रहे हैं, जो वाक़ई लोग जो है ना इस तरह के एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, उनको टारगेट करके उनको कानून के कटघरे में लाना है, उनको सज़ा दिलवाना है। उसके बरक्स ये क्या है कि एक बंदा जो कि उस जुर्म का मुजरिम ही नहीं है, उसने वो जुर्म उस हैसियत से वो किया भी नहीं है। चले अगर उससे हो भी गया, कोई इस तरह की मिस्टेक हुई है, तो लेकिन वो इस तरह का मुजरिम नहीं है जो कि जिसका पेशा ये हो या जिसका जो जानबूझकर ऐसा करता हो। क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत से लोग जो है ओपनली कर रहे हैं, इससे बड़े लेवल पर कर रहे हैं। तो बात ये है कि इसको क्यों टारगेट किया गया? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसको ही क्यों टारगेट किया गया? और इस तरीके से क्यों टारगेट किया गया? इस तरह तज़लील क्यों की गई?
उसकी वजह ये है कि ये एक शरीफ आदमी है। शरीफ से मुराद ये है कि वो बेचारा, उसका कोई ऐसा कोई किसी मजबूत जो है ना वो सियासी ताल्लुक नहीं है, और मजबूत जो है वो कोई बैकग्राउंड नहीं है, और किसी माफिया से उसका ताल्लुक नहीं है कि वो अपने आप को ऐसी मसाइब से, मुसीबतों से जो है ना वो इनमें पढ़ने से पहले ही वो बच जाता। तो बात यह है कि उसको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो एक आसान टारगेट उनके नजदीक था, कि इन्होंने समझा कि उसको जैसे ही हम टारगेट करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे, तो वो फौरी तौर पर जो है ना हमें रकम निकाल के दे देगा। अब बात यह है कि देखें, खुदा का भी एक निज़ाम है कि जो इंसान किसी के साथ जुल्म करता है ना, तो वो जरूर जो है ना वो शिकंजे में आता है, वो बच नहीं पाता। अब डकी भाई चूंकि कोई आम जो है वो इंसान तो नहीं था, मतलब कि वो फेमस था, और उस हिसाब से जो है ना वो उसकी मीडिया पे भी जो है ना काफ़ी जो है ना वो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया उसको, और उसकी कोई भी जो है ना वो इस तरह की बात जो है ना वो लीक आउट होती है, तो वो पूरे निज़ाम में जो है ना वो फैल जाती है कि जब इससे वो पैसे मांगते हैं, तो फिर जो है ना वो ये उनको पैसे नहीं देता, तो वो इसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं। इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है मुख्तलिफ ट्रेडिंग जहाँ पर भी ये करता है वहाँ पर, तो उन सारों को ये जो अफसरान बाला है, वो क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट करते हैं यूएसडी में। तो वहां से कन्वर्ट करके तकरीबन जो 236 लाख रुपए यूएसडी बनता है, वो तकरीबन 9 करोड़ रुपए बनता है, तो वो उसको ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट में। अब जब ये अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये सवाल उठाता है कि भाई मुझे कोई रसीद दो कि तुमने ये अपने अकाउंट में ट्रांसफर की है, किसी महकमे के अकाउंट में ट्रांसफर की है, एनसीसीआई के अकाउंट में ट्रांसफर की है, किसी गवर्नमेंट के इदारे में के अकाउंट में आपने रकम ट्रांसफर की है, ताकि मेरे पास कोई एविडेंस तो हो ना, इतनी बड़ी अमाउंट आपने ये रिकवर की है। तो इससे यही कहता है कि यार तुमने अपना केस सॉल्व नहीं करना, तुमने अपने आप को इससे निकालना नहीं है, जो कि एक आम तरीकेकार है। करप्ट जो एहलकार है उनका, जो पुलिस में करप्ट इदारे में जो इस तरह के एहलकार होते हैं, वो इस तरह की जो है ना वो मतलब बातें करते हैं। तो बात यह है कि जब ये एक मामूली रकम तो थी नहीं, और जब ये बात लीक आउट होती है, तो ये पूरे इदारे में फैल जाती है, चपरासी से लेकर अफसर आला तक जो है ना ये बात जो है वो फैल जाती है। सबको पता लग जाता है कि इस अफसर ने जो कि चेयरमैन था एनसीसीआई का, तो उसने ये रकम निकालकर अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर ली थी। अब जब ये बात लीक आउट हो जाती है, तो वहां फिर जो है ना उसने जाहिर अपने आप को बचाने के लिए, उसने इसको जस्टिफाई करने के लिए उसने कहा जी हमने इससे रिकवरी की है, और रिकवरी ये जो है ना हमने इससे की है उस अमाउंट से जो इसने जो है ना इस तरह की ऐप से जो कमाया है, या इन ऐप्स को प्रमोट करने के लिए जो इसको जो मतलब के अर्निंग इसको मिली थी। तो बात यह है कि इस सारे घिनौने खेल में, इस सारे जो है ना वो गंदे खेल में जो चीज़ जो है ना वो एक्सपोज हुई है, वो हमारे सबके सामने है। इसी में एंट्री होती है बिग ब्रदर की, जिसको ये बिग ब्रदर का नाम देता है डकी भाई। वो क्या है कि ये इदारे के ये लोग जो हैं, ये उस इदारे के इदारे का नाम लेकर आईएसआई और एमआई जो है ना वो जो हमारे मुल्क के अहम इदारे हैं, और जो कि बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, और वो अपना जो है ना किसी काम का एप्लीकेशन का ग्रांट भी नहीं लेते, ना ही वो किसी के सामने जो है ना आते हैं। तो वो जो है ना उनकी मुदाखलत होती है इस केस में, जब उनको पता लगता है कि इस केस में उनके नाम पर जो है रकम बटोरी जा रही है और लूटा जा रहा है। तो वो कई दफ़ा तो डकी भाई के पास वो आता है, और वो पूछता है कि उनका नुमाइंदा कि भाई एजेंट आप कह सकते हैं, तो कि भाई तुमसे कोई ये पैसे को मुतालबा तो नहीं कर रहे, तो इस तरह की तुमसे पैसे तो नहीं लिए? तो इसने कहा जी नहीं लिए, क्योंकि इससे पहले जो है ना इसने एक एहलकार को बताया था, मुतलका इदारे के एहलकार को, कि इस तरह इन्होंने मेरे से पैसे जो है ना वो लिए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना मार पड़ी थी, जिसकी वजह से ये डर गया था कि शायद यही लोग मुझसे ये कंफर्म कर रहे हो कि आया कि मैं बताता हूँ, कि ये नहीं बताता किसी को। तो इसने नहीं बताया, 2-3 दफ़ा वो आया इसके पास, इसने नहीं बताया। फिर जो है ना जिस दिन इसका रिमांड होता है, 23 दिन बाद जुडिशियल रिमांड जब होता है, तो जब ये जेल जाने से पहले फिर इसको वही बिग ब्रदर जो है ना वो मिलता है, एजेंट, एमआई एजेंट जो है। तो वो इससे फिर पूछता है कि तुमने इनको पैसे किसने तुमसे पैसे लिए? ये नहीं पूछता कि तुमने इन्हें पैसे दिए कि नहीं, ये तुमसे मांग रहे हैं कि नहीं। ये कहता है कि तुमने पैसे किसको दिए, किसने तुमसे पैसे लिए? तो इसने कहा मुझे तो ज़्यादा डिटेल्स का नहीं मालूम, मेरे घर वालों ने ही अरेंजमेंट करके कोई लोन शोन लेके इनको दिए हैं, और इतनी रकम दी है, तो जो कि तकरीबन 60 लाख रुपए दिए थे। तो वो फिर ये जो है ना फैमिली से मिलता है डकी भाई की। डकी भाई जुडिशल हो जाता है, डकी भाई की फैमिली तमाम डिटेल्स जो है ना वो उसको दे देते हैं, और वो फिर जो है ना इस केस में परफॉर्म करते हैं, और वो तमाम जो एहलकार होते हैं एनसीसीआई के, जो इस घिनौने खेल में मुलविस होते हैं, उन तमाम को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसमें चेयरमैन भी होता है उसका इदारे का, और बाकी एहलकार भी होते हैं, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये जो है ना यहाँ से इस केस का जो है ना वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और डकी भाई के ये फेवर में यहाँ से काम शुरू हो जाता है। तो इसके साथ ही जो है ना वो मजीद फिर जब हाई कोर्ट में बेल फाइल की जाती है, तो वहाँ पर जो है जस्टिस शहराम सरवर साहब जो है उनको मैं सरूर पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बेल मंजूर की और इंसाफ पर मबनी फैसला किया। तो बेगुनाह की एक
जिनकी भी जो कैद है ना बेगुनाह इंसान की, वो बहुत भारी होती है। वो इंसान पर खुद भी भारी होती है कि जिसने कोई जुर्म नहीं किया होता और उसको इस तरह कैद कर दिया जाए, तो उसके लिए बहुत अज़ियतनाक होती है। तो बात ये है कि अब डकी भाई के साथ ये जो कुछ हुआ, इसमें 2 जो है ना मैं कहूँगा कि फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि जिन्होंने ये घिनौनी साजिश रची और इसके खिलाफ जो है ना डकी भाई के खिलाफ इस तरह का ये मुकदमा बनाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाकर और उससे रकम बटोरी गई। और दूसरी तरफ दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि दूसरी तरफ से जो हमारी इंटेलिजेंस के एजेंट है वो आता है और वो रकी भाई की हेल्प करता है और मुकम्मल तौर पर जो है ना उस केस में अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि उस इदारे का नाम लेकर जो है ना डकी भाई को लूटा जा रहा था, तो जिसकी वजह से उस इदारे ने अपना नुमाइंदा, अपना एजेंट जो है वो उस काम के लिए मुख्तस किया होता है और वो अपनी ड्यूटी से अंजाम देता है। जब वो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे देता है तो डकी भाई कहता है कि भाई मुझे अपना नाम तो बताओ, मैं ताकि लोगों को बता सकूं कि किसने मेरी हेल्प की है, ताकि मैं आपकी तारीफ कर सकूं लोगों के सामने। तो उसने कहा हम अपनी शनाख्त नहीं करते, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। हम हमारा नाम जो है ना हम अपना नहीं बता सकते और ना ही हमारा नाम लेने की जरूरत है। तो बात यह है कि यहाँ पर इस दो चीज़ें हैं हमारे सामने कि एक तरफ वो करप्ट निज़ाम है, करप्ट माफिया है, जो किस तरह बड़ी-बड़ी ओहदों पर जो है ना लोगों को लूट रहे हैं और इदारों का भी नाम बदनाम कर रहे हैं और लोगों को जो है ना वो परेशान हाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो गुमनाम सिपाही हैं, वो सोल्जर्स हैं, वो मैं कहूँगा कि वो मुजाहिद हैं, जो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं और ये किसी को पता भी नहीं लगने देते कि ये अच्छा काम कौन कर रहा है। तो यही लोग जो है ना असल दाद के मुस्तहिक हैं। इन्हीं लोगों को असल जो है ना मैं कहूँगा कि काबिल तहसीन है, जो खुफिया तौर पर जो है ना वो मदद करते हैं और अपने जो है ना मकासद की तकमील करते हैं और इस तरह के शर पसंद और इस तरह के जो है ना वो करप्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई इन्होंने की है, मैं इनको वाकई जो है ना सलूट करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और अच्छा दोस्तों, ये डकी भाई पर जो केस बना, इतनी मुश्किलात इसको बर्दाश्त करनी पड़ी और ये सब कुछ इसके साथ हुआ, 100 दिन तक जो है ना ये जेल में भी कैद रहा। तो ये आखिर इसके साथ क्यों हुआ, इसकी सिर्फ एक जो है ना मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। सिर्फ एक रीजन मैं आपको जो है ना कंक्लूसिवली जो है ना कंप्रीहेंसिवली एक रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, आखिर इसका सबब क्या था। अब चूंकि डकी भाई का कोई ऐसा सोशल सर्कल नहीं है कि जिसकी वजह से लोग इसको कंसीडर करें कि यार ये जो है ना वो नाकाबिल गिरफ्त है, हम इस पर हाथ डालेंगे ना तो हमें जो है ना वो ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे, इस तरह के अहकाम आ जाएंगे या सिफारिशें वगैरह। ये एक आसान टारगेट जो है ना कंसीडर किया गया था, जिसकी वजह से इसको टारगेट किया गया, जिसका मकसद सिर्फ पैसे हथियाना था और इसको लूटना था। लेकिन लेकिन यही डकी भाई जो कि उनके गले की हड्डी बन गया, ना ही वो इसको निगल सके, ना ही वो इसको जो है ना वो बाहर निकाल सके और वो लोग जो है ना खुद ही मुजरिम बन गए और खुद ही वो जो गिरफ्तार हो गए और खुद ही जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। तो अल्लाह ताला का भी निज़ाम है, जो कोई जुल्म करता है तो वो अपने जो है ना वो उसकी भरपाई के लिए तैयार रहे। इंशाल्लाह वो जो है ना अल्लाह ताला उस पर वही दिन लाता है और उसके साथ भी वही होता है। तो बात यह है कि ये बहुत इंतहाई जुल्म हुआ है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ये जो है ना अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं डकी भाई को यहाँ नहीं रहना चाहिए और डकी भाई को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, अब्रॉड कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क सेफ नहीं है, यहाँ पर किसी के खिलाफ भी मुकदमा बन जाता है और किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हवाले से डकी भाई का तो ये कहना है कि जी मैं इस बारे में मैंने सोचा है कि मैं जहाँ पर मैं 8 साल जिस मुल्क ने मुझे इतने ज़्यादा प्यार दिया है, इतना मकाम दिया है, तो वहाँ पर मैं 3 महीने की ये जो मुसीबत है जेल की जो मैंने गुजारी है, तो सिर्फ 3 महीने तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं मैं ज़िंदगी गुजारूँगा और मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो ये डिसीज़न जो है उसका वही कर सकता है कि उसने कहाँ रहना, क्या करना है, जो भी है। क्योंकि इंसान जैसे कंफर्टेबल होता है उसको वैसे ही करना चाहिए। और बात यह है कि जहाँ पर जुल्म हो रहा है वहाँ से भाग जाना, छोड़ जाना उसको, तो वो तो फिर ऐसा ही है ना कि आप सिर्फ सेल्फिश हैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आप सेल्फिश नहीं हैं तो अगर जहाँ इस तरह के माहौल में सर्वाइव करना और फिर दूसरों के लिए भी आवाज़ बनना, दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाना, ये जो है ना आपका एक, मैं समझता हूँ कि ये एक फ़रीज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये केस एक हमारे लिए मिसाल है, एक सबक है कि इस निज़ाम में हमें मतलब कैसे जीना चाहिए, हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और हमें किस हद तक जो है ना इस तरह के सूरत हाल के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये जो है ना हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि लोगों तुम अपनी नेमतों के बारे में ना राजदारी से काम लिया करो, क्योंकि हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है। जो भी जिसको भी अल्लाह नवाज़ता है, जिसको भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई है, उससे हसद किया जाता है, कोई ना कोई इनसे हसद कर रहा होता है। तो इसलिए तुम अपनी नेमतों के बारे में राजदारी ज़रूरत के हवाले से राजदारी के साथ काम लिया करो। मतलब इतना आप उसको चर्चा ना किया करो और लोगों के सामने जो है ना वो एक्सप्लेन ना किया करो, बताया ना करो। और जब तक आपका कोई काम मुकम्मल ना हो जाए ना,
तो तब तक आपको वो जो है ना वो पब्लिक नहीं करना चाहिए कि मैं ये इरादा रखता हूँ, ये काम मैं करने वाला हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाए, तब तक आपको वो जो है ना उस हवाले से कोई भी जो है ना वो डिटेल पब्लिक नहीं करनी चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो बात ये है कि यही बात है कि इसको जो है वो टारगेट किया गया, जब देखा कि ये इसने 10-12 करोड़ का घर ले लिया है, ये तो इतना कमा रहा है, ये कहाँ से कमा रहा है? ये बातें फिर होती है ना लोगों में। फिर जो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जो साहिब इक़्तिदार थे, जिन्होंने समझा कि यार हम तो इसको काबू कर सकते हैं, हम तो इस पर ये केस बना सकते हैं, हम तो इस तरह से इसको जो है ना वो ब्लैकमेल कर सकते हैं और इससे रकम बटोर सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये साजिश रची, उन्होंने फिर ये खेल रचाया घिनौना, और इसके खिलाफ जो है ना इस तरह का मुकदमा बनाकर इसको गिरफ्तार किया गया, इसको डराया धमकाया गया, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका सिर्फ मकसद ये था कि इससे पैसे निकलवाना है, इससे पैसे रकम बटोरना है। तो अब बात ये है कि इसी को क्यों टारगेट किया गया? हालाँकि लोग तो और भी हैं जिन्होंने काम किया है। तो बात उसका ये है कि उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि ये उनको आसान टारगेट लगता है कि बनिस्बत दूसरों के। अब किसी और इन्फ्लुएंसर की मैं आपको नाम लिए बगैर मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी और को ये टारगेट करे ना, तो उसके हज़ारों जो है ना रेफरेंसेस होंगे पॉलिटिकली भी और ऊपर लेवल पे, और जो कि जिसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होती।